मुंह से सांस बाहर, अगेन इनहेल, सांस बाहर, अगेन इनहेल, सांस बाहर, अगेन इनहेल, सांस बाहर। आईज नहीं खोलनी है। अपने शूज पे फोकस करो। गर्मी महसूस हो रही है जूतों में? हो रही है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? अपनी बैक को महसूस करो, बेंच से टच हो रही है? हो रही है ना? अपने फेस पे एयर को महसूस करिए, अगर हो रही है तो। हो रही है ना? और हम बात करेंगे लैंग्वेज में, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश तीनों, राइट? ताकि गुजरात मीडियम वाले बच्चों को भी समझ में आए, है ना? टंग है ना माउथ में, उस टंग को स्टिक करिए, हिलने मत देना। ऐसे दिस इज टंग को स्टिक करो, मतलब हिलने मत दो। क्लोज योर माउथ और टंग को स्टेबल करो। क्लोज योर माउथ एंड स्टेबल योर टंग, राइट? सेकेंड थिंग, अपनी आईज के मूवमेंट को स्टेबल करो। इट शुड बी नॉट लाइक हेयर एंड हेयर, इट शुड बी स्टेडी, राइट? तो दो चीजें आपको करनी है। You need to stable your tongue. If you stable your tongue, you will realize your mind. अच्छा, आपने किसी चीज को बोल दिया, राइट? बोलने के बाद क्या होता है आपके माइंड में? आपको जनरेट होती है थिंकिंग, है ना? we डिस्कस करेंगे उसको। बोलते वक्त होता है कम्युनिकेशन गैप, और ये मेजर प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन गैप इज मेजर प्रॉब्लम। समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगा एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे फोकस करना। जिन लोगों को थोड़ा बोरियत भी हो रही होगी ना कि क्या ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे होता नहीं है, फालतू का चूरन चटनी बहुत होता है। चूरन चटनी जरूरी है तो खाना टेस्टी लगता है। फोकस करो, देखो ये आप बोर्ड में गए और बोर्ड में जाके आपने एक आंसर लिखा, तो ये आपका आंसर है जो आपने लिखा है, और ये एक आंसर है जिसको बोलते हैं आंसर की। ये आंसर की है आपके एग्जामिनर के पास। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कम्युनिकेशन गैप। क्या? कम्युनिकेशन गैप। अब सपोज करो इको अकाउंट स्टैटिक्स बीए का पेपर है और 10 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17 की। फोकस करना है यहाँ पे, राइट? अब ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कितने बच्चे लिखेंगे? 10 लाख। तो एक ही क्वेश्चन के कितने आंसर गए बोर्ड के पास? 10 लाख। तो वो तो सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, राइट? और 10 लाख में से अगर कॉमर्स के बच्चों को मैं 3-4 लाख गिन लूं कि 4 लाख बच्चे कॉमर्स के रहे होंगे, तो भी एक क्वेश्चन के कितने आंसर गए? 3 to 4 लाख। तो आप टीचर डिसाइड कैसे करें कि कौन सा आंसर परफेक्ट है और किस पे मार्क्स देने जैसा है? नहीं, आंसर की उनको एक अपना स्टैंडर्ड आंसर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी। मान लो मैं भी टीचर, मैडम भी टीचर, मैंने किसी को ज्यादा दे दिए और सेम आंसर पे मैडम ने कम दे दिए, तो अपनी मर्जी से नहीं दे सकते, नहीं तो जस्टिस नहीं होगा ना बच्चों के साथ। तो बोर्ड क्या देगी? एक स्टैंडर्ड आंसर की बना के देगी कि ऐसा आंसर है तो मार्क्स दो, नहीं है तो मत दो। देखो प्रॉब्लम क्या आती है, मैं समझाता हूं। यू रीड एंड राइट, ये आपका काम है, राइट? एंड रीड एंड अंडरस्टैंड, ये एग्जामिनर का काम है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, यू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे इसमें ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला 10 पॉइंट लिखने हैं। आप लिखते हुए लिखते हुए लिखते हुए लिखते हुए लिखने के बाद पता चला कि मैं 4 पॉइंट तो स्किप कर गया, मैं 4 पॉइंट तो स्किप कर गया। मैं कहना चाह रहा था कुछ और,
कुछ और। तो ये बात आपको पता नहीं चलेगी, ये किसको पता चलेगी? दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन गैप। सेम हमारे साथ यहाँ पे होता है कि जब यहाँ बोलने आता है ना, दोस्त बाद में बोलता है कि तू ना वो गलत बोली है, मुझे वहां पे ऐसा नहीं ऐसा बोलना चाहिए था। इट मीन्स क्या, आप सोचे यहाँ पे आए, आपने सोचा कि मैं ये वाले 10 पॉइंट बोलूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में से आपका ये स्किप और एक्स्ट्रा ऐड करके कुछ और बोल दिया। दोस्त बोलता है यार मतलब कैसा मजाक बनवा दिया तुमने, तो ऐसा आपके साथ क्यों हुआ? दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन गैप। कि आपने जो सोचा उसको आप लिख नहीं पाए और बोल नहीं पाए। इसीलिए जब आपको स्टेज पे बोलने के लिए बुलाते हैं ना, आप सोचते कुछ और बोलते कुछ और, फिर बोलते नहीं मैं तो खराब बोल दिया, फिर भी अच्छा बोला। दैट इज व्हाट कम्युनिकेशन गैप। तो ये कम्युनिकेशन गैप कैसे खत्म होता है? when you read something, when you write something again and again and again and again, and it should be necessary checked by someone, and necessarily you gain feedbacks. यहाँ पे चेक करके ये गलती है, यहाँ पे चेक करके ये गलती है, यहाँ पे चेक करके ये गलती है। तो जितना ज्यादा आप रीड करने के बाद, लिखने के बाद अपने आंसर्स को चेक कराओगे बार बार और फीडबैक लोगे, आप एक हफ्ता ऐसा किसी भी सब्जेक्ट में करके देखें, आपकी क्वालिटी बदल जाएगी। बिकॉज आपको क्या पता चलेगा? गैप। कि मैं करेक्ट है, अरे मैंने डेबिट की जगह पे क्रेडिट कर दिया। बहुत होता है 11th वाले बच्चों से, है ना? क्यों होता है? आप सोचते कुछ हो जाता कुछ और, राइट? आप अकाउंट पढ़ रहे हो ना, बैलेंस शीट करोगे, उसमें एडजस्टमेंट आएगी बहुत सारी। आप करोगे कि सर वो ना वो अकाउंट की बैलेंस शीट हो गई जैसे हिमालय को जीतने जैसा होगा कि टैली नहीं होगी। अगर टैली नहीं होगी तो बनेगी में, टैली होती है तो पढ़ाई कर, राइट? वही क्वेश्चन नंबर 17 से अगर आपका आंसर ये है और बोर्ड का आंसर ये है, दोनों में कोई सिमिलरिटीज ही नहीं है, तो आपका परसेंटेज कितना आएगा? 33 से बिलो। आप समझ गए कि हम एग्जाम में पास क्यों नहीं होते? उसका रीजन क्या है? हम जो कहना चाहते हैं और बोर्ड जो जानना चाहती है, इट्स अ वेन डायग्राम ना, दोनों में कैसा है? खासा डिफरेंस है, राइट? अच्छा ठीक है, फाइन। अब परसेंटेज डिसाइड कैसे होता है? ये आपका आंसर है, ये बोर्ड का आंसर, की का आंसर है। मैच कितना हो रहा है? इतना पार्ट। तो आपको कितना आंसर मार्क्स देंगे? 4 में से 1। वेरी माय पॉइंट क्लियर है? समझ पड़े से 8 लोग याद रखे जिंदगी में तो 5 नहीं रहे और बड़ी रहे। अच्छा, होता क्या है? जो बच्चे हाईली शार्प होते हैं वो क्या करते हैं? टेस्ट लगाते हैं खुद से और औरों से चेक कराते हैं। कैसा? ऐसा नहीं कि हर बार आप टीचर से ही चेक कराओ। टीचर कभी बेचारे फ्री नहीं होते, दे हैव एक्स्ट्रा लोड। तो अपने किसी दोस्त के साथ बैठो कि मैंने लिखा है, मेरा चेक करके दे। जितनी मिस्टेक निकाल सकता है एज मच एज कैन निकाल, माइन्यूट चेकिंग कर। अंडरस्टैंड? तो उससे होगा क्या? ये जो है ना आपका, ये कुछ ऐसा होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब कितना मैच हो रहा है आपका? 3/4 हो रहा है। अंडरस्टैंड? और माइन्यूट चेकिंग कराओगे तो उससे क्या होगा? ये कुछ अगेन ऊपर आ जाते हैं वापस। अब मेरा 3.5 आउट ऑफ 4 आ रहा है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्लियर है? अब समझ आ गया क्यों रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जरूरी है? समझ आ रहा है अभी या अभी भी नहीं आ रहा? तो कहाँ जाना है? वहां से यहाँ। कैसे जाओगे? पूरे साल पढ़ के, पूरे साल पढ़ के। क्लियर हो गया ना? कहाँ पहुंचना है? कैसे जाओगे? अभी बताता हूँ। 95 प्लस। व्हाट इज द डिफरेंस? ये जो रीडिंग करते हैं पूरे साल और स्टडी करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, बहुत स्टडी करते हैं, इतना स्टडी करते हैं कि मतलब
स्टडी करते रहते हैं, स्टडी का होल स्क्वायर इंफिनिटी स्क्वायर हो जाता है। इनका राइटिंग पार्ट 0 होता है। ये क्या करते हैं, ये रीड करते हैं, उस पे टेस्ट ज्यादा लगाते हैं। क्या ज्यादा लगाते हैं? टेस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम इज व्हाट? टेस्ट। और अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, नोबडी इन दिस यूनिवर्स एवर मैनिपुलेट द टेस्ट। आप टेस्ट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। टेस्ट इज अ टूल टू डिजाइन योर साइको एनालिसिस। माइंड को टेस्ट करने के लिए जो टूल है ना, टूल, उस टूल का नहीं बोलते टेस्ट। टेस्ट कोई सब्जेक्ट नहीं होता, टेस्ट इज अ टूल। तो ये बच्चे बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये पढ़ते हैं, ये करते हैं रीड, फिर करते हैं रिवाइज, और उसमें से करते हैं इम्प्रोवाइज। पढ़ा, टेस्ट दिया, चेक कराया, फीडबैक मिली, उस पर सोचा। सोचने के भी 2 लेवल होते हैं। ये पता है कैसे होते हैं? इनको कोई क्वेश्चन नहीं आया, मान लो टैली नहीं हो रही, तो वो क्वेश्चन करने के बाद में हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आता है, तो अगर इन्होंने ऐसे 30 क्वेश्चन करे पेरेंट शीट पे, तो वो 30 क्वेश्चन इनको आएंगे। लेकिन जैसे ही बोर्ड पे 31 नंबर आएगा, फिर इनकी टैली मैच नहीं होगी। क्यों? ये क्वेश्चन ओरिएंटेड है और ये टॉपिक ओरिएंटेड है। इनको क्वेश्चन से मतलब नहीं होता। इन्होंने देखा कि मेरी टेस्ट लगाया मैंने, मार्क्स आए, वो क्वेश्चन ठीक कर लिया, वो पार्टी के लोग बने। ये पार्टी के लोग क्या करेंगे, ये देखेंगे कि मेरी प्रॉब्लम की वजह क्या रही, रीजन। टेस्ट में मेरा ये आंसर गलत होने का रीजन क्या है, बेसिक फंडामेंटल जो मैंने मिस्टेक कर दी वो क्या है। उस मिस्टेक को ही क्या करेंगे, अगेन रीड करेंगे, अगेन राइट करेंगे, खुद से बोल करेंगे, दोस्तों को बोल करेंगे, और वो क्या हो जाएगी, इंप्रूव। तो इनका टॉपिक क्लियर है। लेट देम आस्क एनी क्वेश्चन टू द एग्जामिनर। आपको जो पूछना है पूछो, मेरा तो टॉपिक ही क्लियर है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि बोले सेकंड नंबर क्वेश्चन को बेटा फोर्थ कर दे, लेकिन फोर्थ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है, क्वेश्चन में क्लैरिटी है, राइट। अब ये फीडबैक कैसे आती है ना, मैं नेक्स्ट लेवल पे जा रहा हूँ। इसके पहले लेवल क्या था कि पहुंचना कहाँ है, पहुंचेंगे कैसे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5। अब इसकी फीडबैक कैसे लें हम, अब इसको इम्प्रूव कैसे करें। मान लो कि ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये 4 गलत हो गए, तो इम्प्रूवमेंट कैसे लाऊं, क्या करूं मैं? थोड़ा टाइम बता जरा, टाइम 30। अब पता कैसे करें, इम्प्रूवमेंट कैसे लाएं? देखो, आप जब अपने टेस्ट को एनालाइज करेंगे ना, तो 3 ही मेजर एरियाज होते हैं जहां पे हम लैकिंग करते हैं, जहां पे हम पीछे रह रहे होते हैं। पहला तो होता है रिवीजन पार्ट, ये फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम है। सेकंड होती है नॉलेज पार्ट, और थर्ड होता है मेथड, क्या बोल देते हैं कैलकुलेशन, क्या बोल देते हैं अप्रोच, क्या बोल देते हैं प्रैक्टिस। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपने 10th में इसको एक्सपीरियंस भी करा होगा, 11th में भी एक्सपीरियंस करा होगा, बट आपकी नॉलेज में नहीं है, तो अभी नॉलेज में आ जाएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है, चैप्टर भी पता है, ये भी पता है किस टॉपिक से है, लेकिन अब याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं नहीं लिख पाया। तो एक और किस टाइप का प्रॉब्लम है, रिवीजन। तो जिस टॉपिक का ये प्रॉब्लम है उसका रिवीजन आप करें। बात पता चली नहीं चली? क्लियर है ना? क्लियर है। सेम प्रॉब्लम आता है, फाइन। सेकंड प्रॉब्लम होता है कि मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, ये मान लो हमारा रिवीजन वाले पार्ट से प्रॉब्लम है। मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बट ये पता नहीं चल रहा कि किस चैप्टर से है, किस टॉपिक से है, कहना क्या चाह रहा है। जैसे 10th के बोर्ड में कोई ना कोई क्वेश्चन हर बार ऐसा आ जाता है, तो बच्चे बोलते हैं सर कुछ में तो कुछ पता ही नहीं चला। इट मीन्स क्या, उसके रिलेटेड ना तो आपने पढ़ा है, ना आपने राइटिंग किया है, ना आपने प्रैक्टिस की है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को अगेन बुक से टीचर्स के पास जाओ,
अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, उनसे डिस्कस करो यार ये क्वेश्चन तुझे आता है, तुझे कैसे आता है, मुझे जरा समझा, तो उसकी नॉलेज को ऐड करिए, राइट। जैसे इसमें एक बार प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन पता है बट फॉर्मूला भूल गए, सम आ रहे हैं एडजस्टमेंट याद नहीं आ रही है, पता ही नहीं चली, डेबिट में क्रेडिट कर दिया, तो वो नॉलेज पार्ट हो गया ना, आपके नॉलेज का प्रॉब्लम है, राइट। थर्ड प्रॉब्लम होता है हमारे मेथड का प्रॉब्लम, जो हाईली होता है कि सम भी आता था, फॉर्मूला भी पता था, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई, राइट। दैट इज व्हाट कैलकुलेशन पार्ट वाला प्रॉब्लम। तो कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, एनी टॉपिक एक्स वाई जेड, उसका प्रॉपर रिवीजन करें, उसकी नॉलेज को टेस्ट करें और उसके कैलकुलेशन पार्ट को अच्छे से प्रैक्टिस करें। बच्चे क्या करते हैं 50-50 का गेम खेलते हैं, जैसे अकाउंट में अपन थोड़ी कर लेंगे, अपन सम कर लेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी आप कर लोगे, नेक्स्ट ईयर क्या करोगे, अगर आपका परसेंटेज 70 के थ्रू गया, नर्मदा में एडमिशन नहीं होगा बीकॉम में, नेक्स्ट ईयर तो नहीं होगा, सो बी हाईली फोकस्ड ऑन दैट पार्ट। समझ में आ गया करना क्या होता है, दैट इज द थिंग। कैसे टेस्ट करनाइज करोगे, या तो रिवीजन का प्रॉब्लम है, या नॉलेज का प्रॉब्लम है, या मेथड का प्रॉब्लम है, और ये सब इंप्रूव कैसे होगा, बार बार प्रैक्टिस करने से, बार बार लिखने से, अगेन एंड अगेन। और बेटा इस सबका रूटीन होना चाहिए कि आई रीड अ टॉपिक, आई प्रिपेयर अ टॉपिक, आई गिव अ टेस्ट ऑन दैट टॉपिक, 10-12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब प्रॉब्लम ये आता है क्वेश्चंस कहां से आएंगे, मार्केट में गाला कंपनी वगैरह के सैंपल पेपर्स होते हैं, वो ले लो, उठा लो वहां से, सिंपल अप्रोच है। आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के क्वेश्चन निकाल लो, 10 के 10 पेपर में 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप उसको सॉल्व कर लो, आपको खुद से पता चल जाएगा मेरा लेवल क्या है, इसके लिए अलग से कुछ करने की नीड क्या है आपको। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ पता चल रहा है, मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ बेटा, इतना होता है 85, 90 और 95 और 100 में जंप करने के लिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है। और बेटा थिंकिंग से आती है स्टोरी टेलिंग, क्या आती है, और अब जाके आती है अंडरस्टैंडिंग, अब जाके आती है अंडरस्टैंडिंग। कितनी प्यारी चीज है ना, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। What is education? What is knowledge? What is understanding? तीनों में फेर क्या है? If you have only information, it means you are educated. फंडा समझ आ रहा है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। That is the thing. तो अभी समझ में आया अंडरस्टैंडिंग, और ये बहुत वैल्यूएबल चीज होती है। That is the most crucial part जो आपको समझना है। दूध से घी निकालना, बटर निकालने का जो प्रोसेस है ना, होता दूध के अंदर ही है, सेम प्रोसेस होता है बुक से अंडरस्टैंडिंग को निकालने का। तो देयर आर वेरियस लेवल्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे, एंड आई थिंक यू विल अप्लाई एंड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दीज थिंग्स। સરે સમજાવ્યું કે બે વચ્ચેના ડિફરન્સ હોય 60% લોકો જે 60% જેને આવે છે એનું થિંકિંગ શું હોય, અને 80 to 90%, 95 અરાઉન્ડ સ્કોર કરે એમનું થિંકિંગ શું હોય, બંનેમાં ડિફરન્સ હોય। તો 60 થી 85, 80, 90 જમ્પ કરવું હોય તો એના માટે પ્રોસેસ શું છે, અને સરે જેટલા કી પોઈન્ટ્સ મતલબ કે અંડરસ્ટેન્ડિંગ કેવી રીતે આવે, નોલેજ કેવી રીતે આવે, ઇન્ફોર્મેશન હોય તો શું હોય, એ બધા કી પોઈન્ટ સમજાય, એને દરરોજના વર્કમાં, દરરોજના રૂટીન વર્કમાં આપણે ઇન્ક્લુડ કરવાનું। જેમ કે રૂટીન છે તો રૂટીનમાં પહેલા રીડિંગ, તો રીડિંગ સરે સમજાવ્યું રીડિંગ કેવી કરીએ છે અને કેવી કરવી જોઈએ આપણે। રીડિંગ એટલે ફટાફટ વાંચી જવું ને એને સમજવામાં બહુ ફરક છે। તો રીડિંગ પછી શું કરવાનું, એટલે રીડિંગ સ્લો કરવાની, સ્લો રીડિંગ પછી રાઇટિંગ કરવાનું, એટલે આપણે જે વાંચ્યું છે એને સમજવાનું અને એને જેટલી વાર થાય એટલી વાર લખવાનું। પછી સરે કીધું કે લખવાના શું ફાયદા, તો આપણે સરે કીધું કે એક વાર લખીએ છીએ તો એને
એક વાર લખવાનો ફાયદો જેટલી વાર આપણે 10 વાર રીડ કરીએ એના હિસાબથી આપણે એક વાર લખીએ તો સેમ એમ જ, એટલે લખવાનો બહુ 10 ટાઈમ્સ ફાયદો છે રીડિંગ કરતા. લખીને પછી આપણે એ જે વસ્તુ વાંચીશ એને લખી એને સમજવાનું ને એને પોતે બોલવાનું એટલે બધાના સામે પબ્લિકલી નહીં પણ આપણે દિમાગમાં મતલબ પોતાની સાથે વાત કરીએ કે કંઈ બી કરીએ તો એને બોલવાનું, અને બોલવાના પછી બી થોડી મેટર્સ કરીને પછી આપણને જે ટોટલ નોલેજ આવશે એનાથી આપણને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મળશે, અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. Thank you very much, sir. Today I understand what is the difference between a scholar student and a 60% student. The main difference which a scholar student is get that the routine matters. What is routine of a 90% scholar? That is the difference of reading which he done. That a 90% scholar reads slowly, multiple times he is reading, and after multiple times reading he writes that topic into their notebook multiple times. After multiple time writing, he converts that writing into their mind. He takes into the writing into their mind by thinking. He makes that own thinking. After thinking, he or she is capable to write, capable to explain it to someone. That is a storytelling part. If anyone is capable to storytelling part, then he is capable to understand that topic. And that is the main difference between a 90% scholar and a 60% scholar. पॉसिबल होगी 12th के बोर्ड में, मतलब हम जैसे अभी राइटिंग करते हैं और हम जो अभी समझे उसके हिसाब से अब जो 12th में हम बोर्ड के अंदर जो पेपर लिखेंगे उसके अंदर बहुत डिफरेंस होगा, क्योंकि हम जो अभी राइट करते हैं वो लाइक कि रीडिंग करें उसको हमारे जो हम जिस लैंग्वेज में समझते हैं उसमें उसको ट्रांसलेट करा और फिर हम लिखेंगे. बट बोर्ड के अंदर क्या होगा, लाइक सर ने बोला रीडिंग देन राइटिंग देन स्पीकिंग, फिर उसको हम एज अ स्टोरी टेलिंग खुद को बोलेंगे कि हमने हमारे किसी फ्रेंड को बोलेंगे, देन उसके बाद उसको हम समझ के मतलब अंडरस्टैंड करके लिखेंगे. तो जो सर ने जैसे बताया कि हमारा आंसर और बोर्ड जिससे हमारा आंसर चेक करता है दैट वाज आंसर, उससे हमारा आंसर मैच होगा, तब जाके हमारे परसेंटेज लाइक 4 आउट ऑफ 3.5 आउट ऑफ 4. इतना डिफरेंस होता है कि हम अभी जो लिख रहे हैं वो 1% जितना लिख रहे हैं, और जो अंडरस्टैंडिंग करके लिखेंगे बोर्ड के अंदर वो 3.5 जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी, मतलब हमारे स्कोर कैसे बढ़ सकते हैं. समझाવું કે એક જે સ્કોલર સ્ટુડન્ટ હોય છે કે 30% અને 50% ની અંદર એની કેટેગરી આવે છે, અને એ વાંચ્યા વગર જો કદાચ એટલા ટકા લાવી શકતો હોય તો થોડું વાંચે તો કેટલા વધારે ટકા આવી શકે. એટલે તમારી વાંચવાની રીત એ તમારા પર સૌથી વધારે ડિપેન્ડેન્ટ કરે છે, અને સૌથી ફર્સ્ટ તમે રીડિંગ કરશો એન્ડ ધેન તમે એને રાઇટિંગ કરશો, પછી તમે એને રીડિંગ રાઇટિંગ એન્ડ પછી તમે એને વિશે વિચારશો, અને પછી તમે એને સ્ટોરી રાઇટિંગ કરશો, અને પછી તમે એને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશો. અને તમારી જે એજ્યુકેશન છે, નોલેજ છે અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે એની વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજવા પડ્યો કે એજ્યુકેશનથી તમારી પાસે જેટલી ઇન્ફોર્મેશન છે અને તમે એજ્યુકેશન કીધું, એની સ્ટોરી શું છે એ તમને ખબર છે, ઇટ મીન્સ નોલેજ, અને એ સ્ટોરીની અંદરનો મેસેજ તમને ખબર છે તો ઇટ મીન્સ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તો અને પ્લસ કે તમારી જે ટેસ્ટ છે અને તમે જે વાંચો છો તેની વચ્ચે એક કીવર્ડ હોય છે, એ કીવર્ડની આસપાસ જ આખું પેરેગ્રાફ હોય છે, અને એ બે કીવર્ડ શું સમજી લે તો તમને આખું પેરેગ્રાફ સમજ. गोल वाला परसेंटेज वालों का क्या थिंकिंग होता है और 80 to 95% वालों का क्या थिंकिंग होता है. 65% वाले रीड करते हैं लेकिन उसको रीड ही करते रहते हैं, और जो 95% वाले तो उस पर राइटिंग भी करते हैं, उसके ऊपर वो जो रीड किया है वो राइट करेंगे, फिर उसको चेक करेंगे, उसके गलती निकालेंगे, फिर वापस उसमें से मतलब जो गलती होगी उसमें वो करेंगे. और एक टाइम सर ने कहा कि एक टाइम लिखेंगे तो 1 टाइम इज इक्वल टू 10 बार हमारा रीडिंग कर लिया एक बार लिखेंगे तो. और सर ने डिफरेंस बताया कि क्या कैसे
उन दोनों का डिफरेंस होता है क्या कि 65% वाले कितना क्या रीडिंग करके क्या थिंकिंग करते हैं और 95% वाले क्या रीडिंग करके क्या थिंकिंग करते हैं।